कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबों को गंदरू भाई की तरफ से नमस्कार और साथ ही साथ झुमकी बहन का भी तहे दिल से जोहार। तो झुमकी बहन, अब कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं कृषि समाचार से। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्य सचिव ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए दिए निर्देश। बीएयू के कुलपति डॉक्टर जॉर्ज जॉन ने कहा कि झारखंड में मछली उत्पादन की है काफी संभावनाएं। मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद गंगा 11। अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौबा ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि मार्च अप्रैल में आंधी तूफान, वर्षा, ओलावृष्टि और वज्रपात से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी की जाए। उन्होंने उपायुक्तों को नई दर से मुआवजा राशि के भुगतान संबंधी प्रस्ताव भेजने को कहा। उन्होंने 15 मई तक समाहरणालयों में आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से आपातकालीन परिचालन केंद्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बीते दिनों एडवांटेज झारखंड समिट कार्यक्रम में झारखंड में मछली उत्पादन की संभावना और निर्यात विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए बीएयू के कुलपति डॉक्टर जॉर्ज जॉन ने कहा कि झारखंड में मछली उत्पादन की काफी संभावना है। झारखंड में फिलहाल 1 लाख टन मछली का उत्पादन हो रहा है। सावधानी और कारगर तरीके से योजना बनाई गई तो हम वर्ष भर के अंदर 3 गुना मछली उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक हम मछली को 2 लाख टन तक ले जाने की कोशिश करें। पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पालन कर रहे मुर्गी पालक भाई गर्मी के मौसम में मुर्गियों को आहार देने के समय पर विशेष ध्यान दें। मुर्गियों को सुबह 9 बजे तक और शाम में 4 बजे के बाद दाना दें। दोपहर में दाना ना दें। जो मुर्गी पालक पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पाल रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि गर्मी के मौसम में मुर्गियों को ठंडे समय में आहार दें, क्योंकि फार्म में बंद कमरे में और सीमित क्षेत्र में मुर्गियां सघन रूप से रहती हैं। इस वजह से वहां का तापमान अन्य कमरों के बनिस्पत अधिक होता है। गर्मी के दिनों में किसान भाई जो भी मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें कुछ बातों को उनके आहार व्यवस्था में रखने की ज़रूरत है। पहला चीज़ है कि आप दाना जब भी मुर्गियों को देते हैं, ख़ास तौर से ब्रॉयलर मुर्गियाँ, चूँकि ये मुर्गियाँ घर के अंदर बंद करके पाली जाती हैं, तो इनके अंदर ऊर्जा का उत्पन्न होता रहता है। चूँकि इनका भोजन ग्रहण करने के बाद वो अपने उसी जगह में, जो जगह आपने दिया है उसमें ही बैठी रहती हैं। तो पहला चीज़ तो यह करें कि आप ठंडे समय में दाना दें, यानी कि 9 बजे तक आप दाना मुर्गियों को दे दें। दोपहर के समय में प्रयास करें कि आप उन्हें दाना नहीं दें और शाम के समय में फिर 4 बजे के बाद आप दाना दें। राज्य के जो किसान मक्का की खेती से ज्यादा उपज हासिल करना चाहते हैं, वो संकर प्रभेदों का चयन करें। झारखंड के किसानों के लिए ऐसे कौन से संकर प्रभेद ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, आइए इस संबंध में जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। मुख्य रूप से हम जो सजेस्ट करते हैं उसमें हाइब्रिड के लिए संकर मक्का की खेती करें, किसान ज़्यादा उसमें उत्पादन होगा। उसके लिए जो हाइब्रिड वैरायटी है उसमें गंगा 11 है, गंगा 11 आता है, डेक्कन 105 और डेक्कन 103 ये वैरायटी हैं। इसके बाद जो है हमारे पास वैरायटी में 30V92 करके आता है, 30V92, 30V92 ये हाइब्रिड वैरायटी है। इसकी खेती किसान भाई कर सकते हैं। जो अधिक उत्पादन देने वाला हाई यील्डिंग वैरायटी है उसमें हमारे पास स्वान कंपोजिट 1 करके है, बिरसा मक्का 1 है, बिरसा विकास मक्का 1 है। तो इनकी खेती किसान भाई कर सकते हैं। इसके बाद कंचन ये वैरायटी आप कर सकते हैं, किसान भाई कर सकते हैं, जो कि कम दिनों की वैरायटी है। अगर भुट्टा के रूप में करना चाहते हैं किसान, तो कंचन इसके लिए काफ़ी उपयुक्त वैरायटी मानी जाती है। किसान अपनी फसलों पर पाउडर दवा का छिड़काव करने के लिए रोटरी डस्टर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे बॉक्स नुमा हिस्से में पाउडर दवा को डालकर ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और जब रोटरी को घुमाया जाता है तो पाउडर का भुरकाव होने लगता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए। चावल मध्यम 2350 रुपए से 2550 रुपए। चावल उत्तम 3550 रुपए से 4450 रुपए। गेहूं 1700 रुपए से 1900 रुपए। चना 3250 रुपए से 3450 रुपए। दाल अरहर 7150 रुपए से 7800 रुपए। दाल मसूर 7000 रुपए से 7550 रुपए। दाल चना 3900 रुपए से 4500 रुपए। सरसों तेल 8700 रुपए से 9750 रुपए। चीनी 3050 रुपए से 3250 रुपए। आलू 550 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से भी अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। झुमकी बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन गंद्रू भाई, यहाँ पर एक हम छोटा सा विराम लेते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो किसान भाइयों, विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब जानकारी का सिलसिला शुरू किया जाए। बिल्कुल, नेकी और पूछ फटाफट बताइए कि आज आप क्या बताने वाले हैं हमारे किसान भाई बहनों। आज हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देने जा रहे हैं अदरक और हल्दी की खेती के बारे में। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जानकारी दिलवाते हैं। चलिए मिलते हैं आरती वीना एक्का जी से और जानकारी ले लेते हैं फटाफट। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषि विज्ञान केंद्र जमशेदपुर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरती जी। आज हम बात करेंगे अदरक और हल्दी की उन्नत खेती के लिए। तो डॉक्टर साहब, पहले आप बताएं हमें, हमारे किसान भाइयों को किस्म की चुनाव कैसे करें वो जिससे उनको उन्नत खेती हो। अदरक और हल्दी की खेती के लिए जब हम जाते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि हम किस तरह की मिट्टी का चुनाव करें। तो मिट्टी जो भी होता है, बालुई दोमट मिट्टी है या जो मिट्टी जीवाश्म से युक्त है, वैसी मिट्टी इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मिट्टी थोड़ा हल्का होना चाहिए और नहीं भी है तो हमें सड़ा हुआ गोबर खाद का बहुत अधिक उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमें उपज जो है वो अच्छा मिले। तो इसके लिए जैसे हल्दी अलग चीज़ है और अदरक अलग चीज़ है। तो जब हम हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी में अगर हमारे झारखंड राज्य में देखा जाए तो उन्नत किस्म जो है वो राजेंद्र सोनिया करके जो है उसका काफ़ी अच्छा यहाँ पे उत्पादन देखा जा रहा है, जिसको हम लोग हल्दी के लिए ले सकते हैं। तो राजेंद्र सोनिया की खेती हम हल्दी के लिए कर सकते हैं।
और जब हम अदरक की खेती करेंगे तो इसमें एक किस्म जो बर्दमान करके है, जो पश्चिम बंगाल का है, और नादिया जो है, वो दोनों किस्म हमारे जो राज्य है उसमें काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। तो इसको हम लोग अदरक की खेती के लिए चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि अभी का जो मौसम चल रहा है, अप्रैल मई महीना, अगर आप आगाद खेती करना चाहते हैं तो अप्रैल मई महीना ले सकते हैं, अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो। अगर आपके पास पानी की सुविधा नहीं है तो आप इसको मई जून बारिश होने के जस्ट पहले आप इसको लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले खेत की तैयारी करना पड़ेगा। तो उसमें खेत की आप पहली बार जुताई कर दें, दूसरी बार जुताई कर दें, फिर उसमें आप सड़ा हुआ गोबर खाद करीब 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दीजिए। और गोबर खाद मिलाने के बाद आप उसको पाटा मारकर, एक बार फिर से जुताई करने के बाद पाटा मार के बराबर कर दीजिए। फिर हम इसमें पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी को देख करके लगाते हैं। लेकिन इसमें फिर हम लोगों को, चूंकि अभी ये जो मौसम आने वाला है, आने वाले दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है, तो ये हमारा जो राज्य है इसमें ये वर्षा आधारित कृषि के रूप में हम लोग इसको लेते हैं। तो हम लोगों को सिंचाई का जो पानी जल निकास के लिए भी नाला बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग चौड़ा चौड़ा नाली बना लेंगे और उसके बाद कतार से कतार और आपका पौधे से पौधे का दूरी को देखते हुए इसमें हम लोग अदरक या हल्दी की रोपाई करेंगे। तो इसमें जो बीज की मात्रा होती है, वो बीज की मात्रा करीब 18 से 20 जो है क्विंटल जो प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग इसमें उपयोग में लाते हैं। मैम, ये किसान भाई जो है हमारे, ये बीज का चुनाव किस प्रकार करें? बीज की चुनाव के लिए जो है कि आप जब बीज लेते हैं तो बीज का जो है कि वो बहुत ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। पहले तो आप किस्म को देख लीजिए कि हम कौन सा किस्म को ले रहे हैं। जब हम किस्म का चुनाव कर लेंगे तो किस्म के चुनाव के बाद कम से कम जो 35 से 40 ग्राम का वो टुकड़ा होना चाहिए, जिसमें कि आपका 1 से 2 आँख होना चाहिए कम से कम। तो 2 आँख होने से भी आपका जो है कि वो अच्छा अंकुरन होगा और उसमें जल्दी होगा। और एक एक जो भी हम लोग उसका टुकड़ा लेंगे उसका वजन कम से कम 35 से 40 ग्राम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं या उससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम उस बीज को ले लेंगे और सबसे पहले उसको खेत में डालने के पहले उसको हम लोगों को उपचार करना होगा। तो उपचार करने के लिए हम लोग इसमें डायथेन M45 लेंगे और डायथेन M45 को 2 ग्राम लेंगे और इसको 1 लीटर पानी के हिसाब से पानी में घोल बना लेंगे। और इसको जो है हल्दी हुआ या अदरक हुआ, इसको करीब हम लोग उसमें आधा घंटा के लिए भिगो करके छोड़ देंगे। आधा घंटा के बाद उसको छाया जगह पे निकालेंगे ताकि उसका एक्सेस जो पानी है, अधिक पानी है, वो निकल जाए। और निकलने के पहले हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति का दूरी और पौधे का दूरी बना करके वहाँ पे हम लोग लाइन बना लेंगे। और वो जो लाइन कुड़ बनाएंगे उस कुड़ में हम लोग DAP और पोटास डाल देंगे। यूरिया हमेशा हम लोग बाद में ही डालेंगे, क्योंकि पहले डालने से उसका कोई, हम लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा और यूरिया जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो लाइन बनाएंगे तो उसके लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी हम लोग करीब 40 से 45 सेंटीमीटर रखेंगे। और जो पौधे से पौधे की दूरी, अगर हम लोग हल्दी लगाते हैं तो कम से कम 15 सेंटीमीटर रखेंगे और वहीं पे अदरक के लिए 10 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे। तो उसी दूरी को देखते हुए हम लोगों का जो उपचार किया हुआ कंद है, राइजोम जो है, उसको लेकर के दूरी को मेंटेन करते हुए 15 सेंटीमीटर जो है हल्दी के लिए और 10 सेंटीमीटर अदरक के लिए दूरी बनाते हुए हम लोग मिट्टी पे रखेंगे। लेकिन बीज को रखने के पहले उसमें DAP और जो है आपका पोटास, इसकी मात्रा को जितना भी एरिया है उस एरिया के लिए निकाल करके हम लोग करेंगे। मैम, ये सिंचाई कितने बार किस तरह से की जाए, कितने बार की जाए? अगर हम लोग अप्रैल मई में लगाते हैं तो 1-2 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म रहता है। और अगर देखा जाए तो किसान के पास अगर पानी की सुविधा नहीं है तो वो अभी के मौसम को छोड़ दें और कम से कम जो है 15 जून तक इसको, मई से 15 जून तक जो बीच बीच में बारिश होती है, प्री मानसून शावर भी होता है, उस हिसाब से करके ये इसको लगाएंगे। पर इसमें जो खाद की मात्रा की बात अगर करूं तो यूरिया का जो इसमें मात्रा पड़ता है वो करीब 165 किलोग्राम यूरिया, और जो आपका DAP है वो 130 किलोग्राम, और आपका म्यूरेट और पोटास जो आता है वो करीब इसमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पड़ता है। तो हम लोग जो DAP है और म्यूरेट और पोटास है उसको हम लोग मिला करके हम लोग सबसे पहले बीज गिराने के पहले खेत में जो कुड़ बना हुआ है उसमें गिरा देंगे और उसके ऊपर से उपचार किया हुआ बीज डाल करके उसमें मिट्टी डाल करके उसको हम लोग मेड़ बना के छोड़ेंगे, क्योंकि ये बरसात का फसल है। तो इस साइड की मिट्टी को इधर करेंगे और इधर की मिट्टी को इधर, इस तरह से वो अपने आप एक मेड़ का रूप ले लेगा और इस तरह से ये पूरा का पूरा मेड़ में बन जाएगा। और करीब जो है पहली बार जब यूरिया का भुरकाव करेंगे तो वो आपको करना है कम से कम जो फसल को लगाने के 1 महीना बाद,
पहला। दूसरा बार जो करेंगे उसको हम लोग 60 दिन बाद, 2 महीना बाद, और तीसरा जो करेंगे वो 90 दिन बाद। अगर ऐसे देखा जाए तो जितना भी 160 किलोग्राम जो मैं बोली, 160 से 165 किलोग्राम यूरिया की मात्रा जो पड़ती है, उसको हम लोगों को पूरा एक बार में नहीं डालना है। उसको अगर हम लोग बार बार करके 2-3 भाग में बांट करके डालते हैं तो उससे पौधे का विकास सही होता है और नीचे में जो राइजोम या कंद बनता है वो काफ़ी अच्छा उसमें बनता है। तो हम लोगों को ये देख करके चलना है कि वो सही समय पे हम लोग डालें और इसमें खरपतवार का निकाय गुड़ाई करते रहे। और चूंकि ये काफ़ी लंबी अवधि वाला फसल है तो किसान भाइयों, आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये जो अदरक और हल्दी अगर आप लगाने जा रहे हैं उसमें अंकुरन नहीं हुआ है तो पहले उसको अंकुरित करा लें, उसको अंकुरित करा लें और उसके बाद ही डालें। उसमें अंकुरन कराने के लिए उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसको बालू के से ढक करके रख देना है। उसमें ऊपर से जो है जूट का बोरा लगा करके पानी उसमें झिमकते रहना है, तो उसमें जल्दी से उसमें अंकुरन हो जाता है। और अंकुरन किया हुआ अंकुरित बीज को अगर आप लगाते हैं तो उसमें पौधे का जो बाढ़वार होगा वो जल्दी आएगा। पर ये जो आप मिट्टी चढ़ा करके लगा देते हैं उसके बाद आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके पास जो पुआल है, अभी मौसम में आपके पास पुआल तो होगा ही, या पत्ते होंगे, पत्ते बहुत सारा गिरते हैं, झड़ते हैं, उन पत्तों को इसमें पूरा का पूरा खेत में आप कम से कम 2 सेंटीमीटर मोटाई में बिछा दें। इससे क्या होगा कि खरपतवार जो है वो आपका जल्द नहीं निकलेगा, है ना। इसमें अंदर से गर्मी होगा और गर्मी होने से क्या होगा कि जो अंकुरन जो हो रहा है, जो अदरक है या हल्दी है, वो जल्दी होगा और इसमें जो है नमी खेत में बरकरार रहेगी। क्योंकि गर्मी काफ़ी रहती है तो इसमें किसान भाइयों को वर्षा आधारित है, इसलिए सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है। और करीब करीब 6 महीना में आपका खाने के लिए आप जो है अदरक या हल्दी को उखाड़ सकते हैं। मैम, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या कहने। हाँ? बहुत अच्छी जानकारी थी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। बिल्कुल होंगे। कुछ और जानकारी हमारे पास है, लेकिन हमें लगता है कि एक और छोटा सा विराम ले लेना चाहिए। ले लेते हैं। अरे कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। चलिए, तो विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। दूसरी जानकारी की बारी है, तो गंद्रू भाई फटाफट बताइए। देखिए हमारे किसान भाई बहन कितना जोर से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अभी हमने जानकारी ली थी हल्दी की खेती के बारे में, अदरक की खेती के बारे में, लेकिन अब हम जानकारी लेंगे सुकर पालन के बारे में। अच्छा, सुकर, अच्छा। हाँ बिल्कुल, सुकर जो पालन है वो बड़ा ही लाभदायक व्यवसाय है। अच्छा, आपने जो कहा था रविंद्र मोहन मिश्र जी से आप मिले थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए मिलवा देते हैं एक बार उनसे, चलिए। हमारे दर्शकों को भी। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन के बारे में और उससे होने वाले लाभ के बारे में। हमारे किसान भाई जो भी सुकर पालन करना चाहते हैं वो वैज्ञानिक तरीके से इसकी शुरुआत किस तरह से कर सकें। सुकर पालन काफ़ी लाभप्रद व्यवसाय है पशुपालन में, और ख़ास करके ऐसे प्रदेश में जहां सुकर पालन को परंपरागत तरीके से किया जाता है, वैसे लोगों के लिए सुकर पालन काफ़ी लाभप्रद साबित हो रहा है। अगर हम लोग बात करें कि सफल व्यवसाय के रूप में इसको कैसे किसान अपनाएं, तो इसके कुछ बिंदु हैं जिस पे इनको गौर करना होगा, ध्यान देना होगा। तो सबसे पहली बात आती है सुकर पालन में कि वह जब सुकर पालन का व्यवसाय करें तो उन्नत नस्लों का अपने फार्म में रखें, जिनका बढ़ने की क्षमता खाना खाकर अधिक हो, मार्केटेबिलिटी के वज़न जो आता है वह कम समय में आए। तो इस तरह के प्रजाति को रख के अपने फार्म को आगे बढ़ाएं।
दूसरा है कि ऐसे नस्ल को रखें जो कि उनको मार्केट करने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, विपणन में समस्या नहीं आए। फिर बात आती है जब हम लोग अच्छे नस्ल को रखेंगे तो उसके लिए रख रखाव की व्यवस्था। सर, जब हम बात करें अभी नस्ल की, तो हमारे किसान भाई को बताइए कि कौन कौन से वो नस्ल है जिसे वो रख सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा लाभ होगा। अगर वो नस्ल आप बताते तो वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि आपने बात करी कि अच्छे नस्ल होना बहुत ही ज़रूरी है, तो हमारे किसान भाई उस तरह के नस्ल कहाँ से प्राप्त कर सकें और कौन कौन से वैसे नस्ल? अगर झारखंड का हम बात करें तो झारखंड में विरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक नस्ल का विकास किया गया है। वह यूरोपीय नस्ल जो टेमवर्थ के साथ झारखंड देसी को क्रॉस करा के एक डेवलप किया गया, जिसको हम लोग TND बोलते हैं। TND काफ़ी प्रचलित हुआ है और ग्रामीण परिवेश में उसने काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट दिखाया है। TND काले रंग का एक उन्नत प्रजाति का नस्ल है। इसमें एक साल में ग्रामीण अवस्था में भी देखा गया है कि 70 से 90 किलो शरीर भार ग्रहण करने की क्षमता है। एक TND मादी 12 से 14 महीने के बीच में उम्र में वो पहली बार बच्चा देने की स्थिति में आ जाती है, उसकी क्षमता हो जाती है। औसतन एक बार में 9 बच्चे पाए जाते हैं और साल में इसमें 2 बार बच्चा देने की क्षमता है। तो इन सारी खूबियों को अगर हम देखें तो यह व्यावसायिक सूकर पालन करने के लिए काफ़ी उपयुक्त नस्ल है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें रोग रोधी क्षमता भी काफ़ी अच्छा है। इसका चमड़ा से संबंधित बीमारी भी काफ़ी हद तक नगण्य है। तो ये सारी खूबियाँ इसमें हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि अगर वो व्यावसायिक सूकर पालन करें तो वो उन्नत प्रजाति के साथ ही जाएं, चाहे वह TND हो या हैम्पशायर क्रॉस हो या अन्य कोई क्रॉस। तो किसान भाइयों, उन्नत प्रजाति का चुनाव बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। और सर, आप बात कर रहे थे कि रख रखाव की, जब हमारे किसान भाई सुअर को ले आएंगे तो उसके रख रखाव की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उनको क्या ध्यान देना चाहिए, इन सब बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। सुकर के रख रखाव की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है व्यवसायी सुकर पालन के लिए। तो हम हमेशा बोलते हैं कि ऐसा घर हो जो पशु के लिए आरामदायक हो। तो जहाँ आराम होगा वहाँ ज़्यादा उत्पादन किसान पशुपालन से ले पाएंगे, सुकर पालन से। अब हम सुकर पालन में हम बोलते हैं कि वो पक्का फर्श बनाएं। पक्का फर्श इसलिए कि इनका एक आदत होता है ज़मीन को खोदने का, तो उसमें साफ़ सफाई की दिक्कत आती है। तो फर्श पक्का हो, दीवारें 5 इंच की हों, प्लास्टर्ड हों, मजबूत हों और पर्याप्त स्थान दिया जाए प्रति पशु। तो हम अगर बड़े पशुओं की बात करें, प्रसव योग्य जो सुकरी हैं उसके लिए 80 से 90 वर्ग फीट का हम लोग स्थान बोलते हैं रखें। और छोटे बच्चों के लिए हम लोग बोलते हैं 10 से 12 वर्ग फीट प्रति बच्चा हम लोग रखें। और इसका जो छत हो आरामदायक हो, चूँकि झारखंड में 6 महीने काफ़ी गर्मी होती है, तो ऐसे में धूप का प्रभाव कम पड़े, ऐसे में किसान कम खर्च में पुआल छत दे के घर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पुआल उपलब्ध है सस्ते में। और अपना जो रख रखाव में जो घर है वो कम खर्चीला बनाएं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से बनाएं। तो ये बात की सर ने कि उसके रख रखाव किस तरह से करें, उसे हमेशा साफ़ करते रहें और पक्के के फर्श बनाए रखें, तो कि आपको साफ़ सफाई करने में सावधानी होगी और ये लाभ होगा आपको। और सर, हम बात कर रहे थे कि जब इनके खान पान की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे किसान भाई इसे क्या खाना खिलाएं जो उन्हें लाभ हो। सुकर पालन में जो खान पान की जो है सबसे प्रमुख बिंदु होती है और सबसे खर्चीला हमने देखा है कि करीब करीब 75 से 80% जो खर्च आती है वह सुकर के भोजन में आती है। ये एक साधारण पेट वाला पशु है, यह वही खाता है जो एक मनुष्य खाते हैं और पचा पाते हैं। तो अधिकतर देखा जाता है कि इसका जो खाद्य प्रबंधन है काफ़ी महंगा हो जाता है। तो किसानों को सलाह यह देंगे कि सस्ता और अपने क्षेत्र में जो उपलब्ध सामग्री है उसका ही इस्तेमाल करें। सुकर कैंटीन, किचन और जो फार्म वेस्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अगर एक परिवार है और उसके पास किचन से जूठा निकलता है या फार्म है उससे साग सब्जी निकलते हैं,
आसपास में कोई हॉस्टल है, होटल है, वहाँ के जो भी वेस्ट हैं उसको मांस में परिवर्तन करने की जो क्षमता है शुकर में, ये अद्वितीय है। अगर इन बातों को ध्यान दें और संतुलित आहार जिसमें कि ऊर्जा, जो हम लोग बोलेंगे कि उसके स्रोत मकई, चावल, गेहूं है, चोकर है, भूसी है, और आपका प्रोटीन युक्त आहार में हम लोग बोलते हैं मछली चूर्ण है, बादाम खल्ली है, ये सब मिला के भी कमर्शियल फीड आप तैयार कर सकते हैं किसान भाई। नहीं तो सस्ता उपलब्ध, जो आपके स्थानीय उपलब्धता के अनुसार सस्ता सामग्री को इस्तेमाल करें ताकि आपका आय शुकर पालन से अधिक हो। किसान भाइयों, तो आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने विस्तृत जानकारी दी कि अगर आप वैज्ञानिक तरीके से शुकर पालन करते हैं तो आपको बहुत ही मुनाफा होता है। और सर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उन्हें मुनाफा कमाने के इतने अच्छे उपाय बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, तो अब हमें विदा भी दीजिए, लेकिन विदा लेने से पहले हम अपना पता आपको ज़रूर बता देंगे ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।